अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सियासी जीत का नशा और कुर्सी का चस्का ऐसा चढ़ा कि दीदी के बंगाल में छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया। कोलकाता हाई कोर्ट की आज तल्ख टिप्पणी और सख्त रुख देखकर पूरा देश हैरान है। लिहाजा जो आदेश आया है, जो टिप्पणी की गई है, वो ममता बनर्जी को माननी ही पड़ेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज की अड़ी में बंगाल को खून जैसा लाल करने वाले गुनहगारों की पड़ताल होगी। आखिर क्यों 2 मई के नतीजों के बाद बंगाल में अचानक से हिंसक घटनाएं बढ़ गईं और मजबूरन कई लोगों को राज्य छोड़ने तक की नौबत आ गई? क्या ममता बनर्जी की सरकार ने हिंसा को रोकने की रत्ती मात्र भी कोशिश की? क्या दीदी की पुलिस ने गुनहगारों को सलाखों के पीछे डालने की प्रयास किया? सब कुछ कैमरे पर था, तस्वीरों में था, फिर भी पीड़ितों को ही क्यों सताया गया? आज हम आपको बंगाल के ब्लैक फ्राइडे की पूरी कहानी बताएंगे, साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट का एक एक टिप्पणी भी बताएंगे और अपने बेहद ही खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि दीदी राज में दादागिरी कहीं बंगाल को राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं धकेल रही है। लेकिन ये सब करने से पहले बड़ी खबर आई, आपको बता देते हैं, जो बंगाल की इस हिंसा से ही जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र था। हिंसा को आंख मूंद कर देखती रही राज्य सरकार। ये टिप्पणी किसी और ने नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट ने की है। ममता सरकार को फटकार लगाई गई है। पीड़ित को इलाज और राशन दे राज्य सरकार, ये भी कहा गया है, यानी ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। हिंसा पीड़ित के केस भी दर्ज करेगी बंगाल पुलिस, यानी केस भी दर्ज नहीं किए गए तो केस दर्ज किए जाएं, राशन मुहैया कराया जाए। और ये सारी तल्ख टिप्पणी और सख्त टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से की गई है राज्य सरकार को लेकर। मुश्किल में इस समय इस टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार। इस पर चर्चा करें उससे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ है, पश्चिम बंगाल में किस तरह की हिंसा हुई है और उसको लेकर क्या जानकारी है। खून बहाया गया है, हिंसा हुई है और अप्रत्याशित हिंसा हुई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद सीधे ये हिंसा की शुरुआत हुई। लेकिन ये जो बंगाल है उसको लाल करने का जिम्मेदार कौन है, उसका गुनहगार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन क्यों बंगाल में, देखिए बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा शुरू हो गई, क्योंकि गुनहगार कौन है उसको देखकर कोलकाता हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने जो सबसे बड़ी टिप्पणी की है वो ये की है, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कि देखिए बंगाल में चुनाव के बाद ये हिंसा हुई, यानी जैसे ही नतीजे आए, नतीजे आने के फौरन बाद इस हिंसा की शुरुआत हो गई। लेकिन उससे भी सख्त टिप्पणी क्या है, वो ये कि सरकार गलत दिशा में थी, सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही थी, सरकार गलत दिशा में काम कर रही थी। एक और टिप्पणी ये कि सरकार ने गलती स्वीकार नहीं की, यानी समय रहते सरकार ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। ये भी तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट की। बहुत महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई है, ये बार बार आरोप लग रहा था, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था। तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो सामने आई हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी ये टिप्पणी की है कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई है, छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया है, उन्हें भी नहीं बख्शा गया है। ये सब सख्त टिप्पणियां कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से इस हिंसा के मामले पर सुनवाई के दौरान की गई हैं। लोगों की संपत्ति बर्बाद की गई, लोगों की बात नहीं सुनी गई और सबसे सख्त टिप्पणी तो यही कि सरकार गलत दिशा में काम कर रही थी। डर से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, यानी पश्चिम बंगाल से वो पलायन कर दूसरे राज्यों में गए हैं, मजबूर हो गए हैं अपने घर को छोड़ने के लिए। राज्य सरकार वापसी पर लापरवाह है, यानी राज्य सरकार इसकी भी कोशिश नहीं कर रही है कि वो लोग जो पलायन करने के लिए मजबूर हुए वो अपने घर वापस आए। घर वापसी का कोई प्लान सरकार के पास अभी तक नहीं है और उन्होंने इसे सख्ती से लागू करने की कोशिश नहीं की है। हिंसा पीड़ितों का केस दर्ज नहीं किया गया है, यानी वो तमाम लोग जो अपना केस दर्ज करवाना चाहते थे उनका केस भी दर्ज नहीं किया गया है। इसको लेकर भी सरकार गंभीर नहीं है, यह भी हाईकोर्ट ने कहा है। इलाज और राशन दे राज्य सरकार, यानी ये सुनिश्चित करे कि इलाज भी मिले और राशन भी दे उन लोगों को जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। बीजेपी वर्कर की दोबारा ऑटोप्सी हो, दोबारा ऑटोप्सी कराई जाए, क्योंकि इसको लेकर भी संशय है कि वो ठीक से नहीं की गई है। जाधवपुर के डीएम और एसपी को नोटिस दिया गया है, क्योंकि जाधवपुर में एनएचआरसी की टीम जब गई थी तो उनको भी हिंसा का सामना करना पड़ा था, उनके सामने भी तमाम तरह की घटनाएं हुई थी। तो इस वजह से ये भी कहा गया है कि जाधवपुर के जो एसपी हैं वो
नोटिस दिया गया ताकि वो जवाब दे उस हिंसा को लेकर जो जाधवपुर में हुई थी। बंगाल का लेकिन जो ये ब्लैक चैप्टर है, इसके बारे में आइए आपको बताते हैं कि दरअसल कितनी घटनाएं हुई हैं और क्यों इतनी सख्त टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से आई है। दरअसल क्या हुआ है, आपको ये हम आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। 3 से 4 दिन की हिंसा में 25 लोगों की मौत हुई, यानी 2 मई को जब नतीजे आए उसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर ही 25 लोगों की मौत हो गई। 7000 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 7000 घटनाओं में महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई और हिंसा की 15,000 घटनाएं हुई हैं। 1-2 नहीं, 15,000 घटनाएं हुई हैं। 16 से 17 जिले थे पश्चिम बंगाल के जो प्रभावित थे, 25 मौत हुई इसमें और 7000 महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले भी दर्ज किए गए। और भी आइए आपको जानकारी देते हैं कि दरअसल क्यों इसको इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्यों एनएचआरसी की रिपोर्ट भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका को स्वीकार किया गया है। देखिए, ये वो लोग हैं जो इस स्पेशल टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी है गृह मंत्रालय को। जस्टिस प्रमोद कोहली हैं, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं सिक्किम हाईकोर्ट के, वो इस टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा आनंद बोस थे, जो पूर्व मुख्य सचिव हैं केरल के, निर्मल कौर पूर्व डीजीपी झारखंड, निसार अहमद पूर्व अध्यक्ष ICSI और मदन गोपाल पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कर्नाटक। ये तमाम लोग इस टीम का हिस्सा थे जिसने ग्राउंड पर जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की, लोगों से बात की, तस्वीरों को देखा, वीडियोस वो तमाम जो सामने थे उनका भी आकलन किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन कैसे तैयार हुई रिपोर्ट, उसको आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ये टीम बनाई गई, जिस टीम के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। ये तमाम लोग उस टीम का हिस्सा थे। हिंसा प्रभावित इलाकों का उसके बाद दौरा किया गया। हालांकि बड़ा इलाका था पश्चिम बंगाल का जो प्रभावित था, लेकिन जो केंद्र थे उन इलाकों का दौरा किया गया। सीआरपीएफ निगरानी में कई कमेटी बनाई गई। सीआरपीएफ की सुरक्षा में ये तमाम लोग गए और उसके बाद इन टीम ने अलग अलग जगह पर जाकर जायजा लिया, जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। कमेटी ने ग्राउंड पर लोगों से बात की, वो तमाम लोग जो प्रभावित थे और उसके आसपास के इलाके के लोगों से बात की गई। 200 से ज्यादा तस्वीरों का विश्लेषण किया गया। वो तमाम तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर मौजूद थी, जो दिखाई जा रही थी, और उसके अलावा भी जो लोगों के पास मौजूद थी, उनका विश्लेषण किया गया। 50 से ज्यादा वीडियो भी मौजूद थे हिंसक घटनाओं के, उन वीडियो का भी विश्लेषण किया गया। इसके अलावा 63 पन्नों की उसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई और उसको सौंपा गया आगे, ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। हमारे साथ इस बीच दिलीप घोष जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आइए बात करते हैं। दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दिलीप घोष जी, बड़ा सवाल ये कि आप लगातार सवाल उठा रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जो हिंसा हुई है इस पर कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए और सख्ती नहीं बरती जा रही है। अब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और उसी दिशा में टिप्पणी की है, यानी सरकार को किसी हद तक जिम्मेदार माना है, कहा है कि वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे थे। तो आपको अब लगता है कि अब कुछ गंभीरता आएगी? अब सरकार, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो राशन दें, इलाज कराएं, केस दर्ज करें, तो ये सब अब होगा, इसकी उम्मीद अब आपको लगती है कुछ? देखिए, हमारी अंतिम आशा जो है वो अदालत पर ही है। लगभग 11,000 उससे ज़्यादा भी ऐसा हिंसक घटना होगा जिसका रिपोर्ट हमारी तक आई है और 10% भी उसका FIR नहीं हुआ है, ले नहीं रहे पुलिस। और चीफ मिनिस्टर सीधा घोषणा करते हैं ऐसा कुछ घोषणा हुआ ही नहीं है। 75-80 हज़ार लोग घर छोड़कर भागे थे, आ गए लगभग, फिर भी कई हज़ार लोग बाहर हैं। उनका कैबिनेट मिनिस्टर बोलते कोई बाहर नहीं गया है। और इस परिस्थिति में जब बेसहारा होकर हम अलग अलग कमीशन में इस रिपोर्ट को भेजा है और अदालत तक पहुंचे हैं। केवल एक ही विधानसभा का 250 लोग बाहर थे, उसको लेकर अदालत गए थे। बाद में पूरा प्रदेश का चित्र सामने आया, उन्होंने स्वीकार किया कि पूरा बंगाल में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने समझ लिया था कि इस प्रकार लोगों को जहाँ बाहर है उनका घटना हमको बताइए। 31 मई से 6 जून तक लगभग 3,245 घटना और उन तक पहुँचाया हम लोगों ने। फिर उनको यकीन आया, फिर कोर्ट ने ही NHRC की टीम भेजी है। किस प्रकार आक्रमण हो रहा है आप समझ सकते हैं कि सामान्य लोगों का तो कोई खबर ही नहीं है। NHRC टीम के भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उस पर अटैक हो गया है। तो यहाँ की कानून व्यवस्था क्या है? तो दिलीप जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अदालत से उम्मीद है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अदालत तो राज्य सरकार को ही कह रही है कि आप जाइए और आप सुनिश्चित करिए कि राशन मिले, केस दर्ज हो, वो तमाम लोग जिनको जो विस्थापित हो गए हैं उनको वापस प्रदेश में लाने को लेकर भी प्लान सामने रखें। तो कैसे फिर आगे बढ़ेगा? आपको लगता है कि अदालत का आदेश होगा तभी ये सब कुछ होगा, या सरकार चेतेगी अब क्योंकि इतनी सख्त टिप्पणी हुई है? नहीं, यहाँ जो घटना घट रही थी, सरकार खुद हिंसा में उत्साह दे रही थी।
प्रशासन एकदम चुप था, तो राजनीतिकरण हो गई थी। पार्टी और प्रशासन मिल करके हमारे ऊपर अत्याचार कर रही थी। जिस प्रकार की इसी प्रशासन के द्वारा इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष चुनाव कराया, उसी प्रकार अदालत जब हस्तक्षेप किया है तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको मजबूरन काम करना पड़ेगा, जो चुपचाप खड़ा रह रहे थे, जो एफआईआर नहीं ले रहे थे। जैसे कि अदालत ने बोला है कि जो भी घटना आपके पास कंप्लेंट के रूप में आएगा उसको एफआईआर के रूप में और दर्ज किया जाए, तो आज होएगा। पहले भी उनका आदेश था, फिर भी पुलिस ने आनाकानी कर रही थी। वो बोले थे हम तो पहुंचा देंगे, उसके बाद प्रोटेक्शन कौन देगा। और पुलिस पहुंचाने जाती तो वहाँ के जो गुंडे वो बोलते थे पुलिस तो आज चला जाएगा, कल तुम्हारा क्या होगा। इस प्रकार भय का वातावरण होने के कारण लोग एफआईआर भी नहीं कर रहे थे और घर से दूर थे, घर आना नहीं चाह रहे थे। आज अदालत की डंडा पड़ी है, वहाँ की जो ऑफिसर है उनके ऊपर भी अदालत ने बोला कि तुमने कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। लेकिन दिलीप घोष जब आएगा तो स्वाभाविक है दिलीप घोष जी, ममता बनर्जी खुद ये कहती रही हैं कि पीलिया हो गया है उनको, जिनको दिखाई दे रहा है कि इतनी हिंसा हो रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से ऐसे टीएमसी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के आपस के लोग झगड़ रहे थे और उनकी वजह से बहुत सारे घटना उनकी वजह से हुई है। तो वो जो काउंटर अटैक आप पर कर रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नहीं, इसीलिए तो टीम आई है। कल देखिए, इसके पहले एससी कमीशन के, एसटी कमीशन का, महिला आयोग का और बच्चों के लिए, फिर अलग अलग कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन का टीम पहले भी आ चुकी है। होम डिपार्टमेंट की टीम पहले आई थी, उनको तो कोऑपरेट नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी सीधा बोले आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप रहिए, हम संभाल लेंगे। और उसके बाद भी 1.5 महीना बीत गया है, कुछ अंतर नहीं पड़ा है। तो इसलिए इन लोगों ने जो छुपाने का प्रयास करता है, हम मजबूरी में उस समय गवर्नर साहब के पास गए थे, लगभग 350 घटना 4 दिन के अंदर जो हुआ था लेके, और बोला था आप ही हमारे सहारा है, आप कुछ करिए। आपको मालूम होगा, वो खुद निकले थे जिलों में तो उनको काला झंडा दिखाया गया, स्लोगनबाजी किया गया, रास्ता रोका गया। और लेकिन उसके बाद भी जो उनके साथ मीडिया गया, उसके माध्यम से हमको और दुनिया को पता चला कि बंगाल में क्या हो रही है। तो इसलिए अदालत ने पूरा सीरियसली इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों को सुरक्षा मिलेगा, घर आएंगे और आगे भी इसका कुछ कार्रवाई होगा। जी दिलीप घोष जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं, फिर मैं वापस आपके पास भी आऊंगी और आपसे उसकी पर प्रतिक्रिया लूंगी। हमारे साथ बादल देवनाथ जी मौजूद हैं जो टीएमसी के नेता हैं। बादल देवनाथ जी, आप सुन रहे जो अभी दिलीप घोष कह रहे हैं कि सिर्फ अदालत से ही उम्मीद है, और ऐसा लग भी रहा है कि अदालत ने भी जो टिप्पणियां की हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि अदालत को ही इंटरवीन करना पड़ा ये कहने के लिए भी कि राशन दीजिए, इलाज कराइए, केस दर्ज कराइए, सरकार गलत दिशा में काम कर रही थी। मैडम, आज तक जितना नेशनल चैनल में मैंने प्रोग्राम किया, दिलीप दा बोल के चला गया, उसके बाद मैंने आंसर दिया। आज दिलीप दा बैठे हुए, दिलीप दा कौन है? मेरा सीनियर है। आप मैडम आप जानते नहीं है, हम दोनों एक साथ सुबह बचपन में मैं शाखा में पॉइंट पे आइए सर, पॉइंट पर आइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल मेरा सीनियर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सम्मान तो देना पड़ता है ना, बिल्कुल इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जो दिलीप दा ने जो कहा अभी जो कहा, आपने जो टीवी में दिखाया 75,000 के ऊपर लोग घर से बाहर है, लेकिन उसके बाद आप दिलीप दा खुद कहा नहीं, वो लोग वापस आ गया है। कहा कौन सा जगह है? मैं आपको कह रहा हूँ, कुचबिहार जिला का बात कर रहा है, जहां पर 9 सीटों में 7 सीट भाजपा को मिला और 2 सीट टीएमसी को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ, दिलीप दा को अनुरोध करूंगा, दिलीप दा जहां पर आपका सत्ता है, पूरा जिला आपका है, कैसे वो बाहर निकल गया? कुचबिहार से बहुत सारे लोगों के साथ, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाका में, गांव में मेरा जाने पहचाने लोग है, तो कैसे बाहर चला गया? मैं आपको कहता हूं, कौन वहां से लेके आया? सबको लेके तो आ गया, तो अंदर तो है। लेकिन जो बात हाईकोर्ट ने कहा, आपने कहा 25 लोग मर गए इलेक्शन के बाद, लेकिन 25 के अंदर भाजपा के कितना है, टीएमसी के कितना है, ये तो आपको बताना चाहिए। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जांच का बात जो बात आपने किया, वो केस कौन किया? उत्तर प्रदेश का एक समाजकर्मी है, वो केस किया, बंगाल से कोई केस नहीं हुआ। तीसरा,
हाईकोर्ट का बात आपने कहा, हाईकोर्ट का जो बात का राष्ट्रपति शासन का जो बात आपने कहा, राष्ट्रपति शासन का मतलब नहीं, मैं बादल देवनाथ जी, मैंने आपसे ये सब नहीं पूछा, मैंने आपसे सीधा पूछा कि हाईकोर्ट ये कह रहा है कि सरकार गलत दिशा में काम कर रही थी, हाईकोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि आप राशन दीजिए, इलाज कराइए, केस दर्ज कराइए। ये तो बेसिक्स है ना, ये तो सरकार को करना ही चाहिए। अगर हिंसा हुई है और उसकी तस्वीरें तो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तो केस दर्ज कराना, इलाज कराना, महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई है तो उसे दर्ज कराकर तफ्तीश करना, ये तो प्राथमिक काम था आपका सरकार का, वो तो करना था ना, वो नहीं किया है। अब हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आपको करना चाहिए। प्लीज आंसर ले लीजिए, 10 सेकंड में आंसर दे दूंगा मैं। बोलिए। हाईकोर्ट ने कहा क्या? राशन का बात किया। दीदी तो अगले पिछले साल से तो राशन दे रहा है, अभी भी राशन फ्री में राशन तो पूरा बंगाल में राशन तो चल रहा है, लेकिन मोदी जी तो राशन सितंबर 2020 में तो बंद कर दिया। बादल देवनाथ जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी स्कीम की बात नहीं कर रही हूँ। जो हिंसा प्रभावित लोग हैं, जो अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हुए, उनके लिए क्या किया आपने? एक मिनट रुक जाइए, दिलीप घोष जी की बात सुन लेते हैं, एक और उनसे जवाब ले लेते हैं। दिलीप घोष जी, आपने सुना, यही प्रतिक्रिया है टीएमसी के नेताओं की। वो कह रहे हैं कि जो आपका पूरा इलाका है, जो पूरा जिला आपका है, वहां से लोग कैसे बाहर चले गए, ये तो राजनीतिक तौर पर विद्वेषपूर्ण तरीके से आप ये पूरा मामला उठा रहे हैं, राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब देंगे? ये देखिए आप इनसे क्या बात करने, धान पूछेंगे तो कान बताएंगे आपको। अब उनको, उनकी जो जिला है साउथ से चुनाव भी जाइए, शौकत मोल्ला वहाँ का जिला प्रेसिडेंट एमएलए है, पूर्व कैनिंग, मैं उसका गांव बता सकता हूँ, कोचू खाली ये सब अंचल है, वहाँ से अभी सैकड़ों लोग बाहर हैं। उनके घर से 40 किलोमीटर, देवनाथ को पूछिए, वो वहाँ बताना नहीं है। कुचबिहार से 450 लोग आसाम में थे और माननीय गवर्नर साहब उनको मिल के आए, उसको झूठ बोलेंगे क्या? महिला 60 साल की महिला बलात्कार होती है, उनकी रिपोर्ट लिखने की हिम्मत नहीं, उनको जाके दिल्ली में जाके जबानबंदी दिया जाता है। ये कोई प्रशासन है? जबरदस्ती चिल्ला के किसी चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता है, कानून है। आज जिस प्रकार लताड़ रहा है हाईकोर्ट, एक डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं कि हर कंप्लेंट को एफआईआर लिखा जाए, एफआईआर नहीं लेते हैं। इतनी घटना हो गई, महिलाओं की बलात्कार होती है। चुनाव, यहाँ की महिला कमीशन के चेयरमैन आई थी, बीरभूम के नानूर के महिला को फोन किया कि हम आपसे मिलेंगे, बोले आप मत आइए, हमारा सम्मान तो किया है, जान भी जाएगी। ये स्थिति है, मिलने के लिए, बात करने के लिए, एफआईआर के लिए तैयार नहीं, ये स्थिति है। आज जब हस्तक्षेप किया, जो रिपोर्ट हम हाईकोर्ट को दिया, उस आधार पर उन्हें काम कर रहे हैं, और जो टीम आई थी एनएचआरसी की, उस पर अटैक हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था है। किसकी हिम्मत है जाके एफआईआर लिखाएगा, कंप्लेन करेगा? स्टेट छोड़ने के, अभी मेदिनीपुर के लोग उड़ीसा में जाके छुपे हुए, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग आने के लिए हिम्मत नहीं है, दांतों नारायणगढ़ में। दिलीप घोष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की जाती है, जिसका संज्ञान भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस याचिका में कहा जाता है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदुओं को बाहर निकाला जाए पश्चिम बंगाल से, और एक खास समुदाय यानी मुसलमानों की पसंद की सरकार बार बार बनती रहे। तो इसमें किसी तरह की राजनीति आपको दिखाई देती है? नहीं, देखिए घोषणा, आप देखिए हिंसा जहां भी हो रहा है वो मिक्स्ड पॉपुलेशन जहां वहां हो रहा है, हर छात्र, हम आपको बता सकते हैं और एड्रेस भी दे सकते हैं। 11,000 घटनाएं आई, ऐसी छोटी मोटी नहीं है। और ये सारी घटना मैंने, देखिए घटना स्वरूप होते ही मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाया था और चिट्ठी दिया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, इस प्रकार परिस्थिति है। उन्होंने पहले समय दिया, फिर इनकार किया, फिर बोले आप तथ्य भेजिए। मैंने 6,500 घटना पिछले महीने उनको भेजा था, कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर हम कहाँ जाएं? मैं गवर्नर से गया, फिर कोर्ट गया, हमारे विपक्ष के नेता एमएलए को लेकर गवर्नर को मिला। अब करे तो क्या करे? और चीफ मिनिस्टर सीधा बोलती है कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस सरकार बहरा जो काना है, सुनता नहीं है, उससे क्या बोले? इसीलिए कोर्ट ही एकमात्र सहारा हमारा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। TV9 भारतवर्ष के साथ दिलीप घोष, उनका ये कहना कि कोर्ट ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि सरकार कुछ नहीं सुन रही है। किसी बात को सुनकर कोई मामला दर्ज करा जाए या सुनवाई हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ बाकी मेहमान बने हुए, मैं आऊंगी बादल देवनाथ जी, आपके पास भी आऊंगी, बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया भी एक बार ले लेते हैं, फिर वापस मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ शारदा प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। शारदा प्रसाद जी, ये जो पूरा मामला है जिसमें कोर्ट ये कह रहा है कि इतने मामले हुए हैं और इतने तमाम मामले, घटनाएं हुई हैं, 7,000 ऐसी घटनाएं बताई जा रही हैं जो महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं, 15,000 ऐसी घटनाएं जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं, 25 लोगों की मौत हुई है। खुद ममता बनर्जी ने कहा था जब उन्होंने सत्ता में वापस आई और एक बार उनका शपथ ग्रहण से पहले कि अब मेरे हाथ में प्रशासन आ गया, अब मैं इस पर कार्रवाई करूंगी, लेकिन अभी तक सख्त कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं दिया है। तो क्या कुछ अब हो सकता है? आपको लगता है कि सरकार अभी भी पश्चिम बंगाल की कार्रवाई करेगी इस सख्त टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट की? जो स्थानीय वहां पर अधिकारी हैं वो काम करेंगे? देखिए,
देखिए, अभी हाईकोर्ट ने अपना एक आदेश भी दिया है, बहुत से पैराग्राफ्स में आदेश है और टिप्पणी भी की है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो आदेश दिया है, कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है जो कि कार्यान्वयन ना किया जा सके। जैसे उन्होंने कहा है कि जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस की निगाह में लाए जाते हैं उन पर एक आप रजिस्ट्रेशन करिए और इन्वेस्टिगेशन करिए। तो ये तो ऑलरेडी सेक्शन 154 में ऑलरेडी कहा हुआ है। कोई नहीं करता है तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस लिया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है। जो एक हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, रिपोर्टेड जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कही हुई हैं। उसी को हाईकोर्ट ने रिपीट किया है और अच्छा है, हाईकोर्ट ने याद दिलाया है, जो कि पुलिस को खुद करना चाहिए था, मजिस्ट्रेट्स को खुद करना चाहिए था, सरकार को खुद करना चाहिए था, और उन्होंने जो है याद दिला दिया है। अच्छी बात है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट को कहा है वो सब तो ऐसा लगता है कि अब ना करने की बात ही नहीं। केस तो दर्ज होंगे, लेकिन संगीत रागी जी, केस दर्ज होने के बाद क्या आगे कार्रवाई भी होगी? क्योंकि जब केस दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है और बीजेपी तो सीधे यही आरोप लगा रही है कि ये तो राजनीतिक रूप से जो हिंसा थी वो प्रभावित थी, तो फिर क्या न्याय मिल पाएगा इन लोगों को, इतनी बड़ी संख्या में जो प्रभावित है हिंसा से? देखिए, यदि तृणमूल कांग्रेस की सरकार का यदि बंगाल में आकलन किया जाए तो बहुत साफ है कि वो राजनीतिक विद्वेष के साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी जमीन को उनको रहने देना नहीं चाहती हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के राजनीतिक संस्कृति में ये चीज़ें सीपीएम ने लाया था और जहां जहां वामपंथ रहा है वहां विपक्षी दलों को उन्होंने लगभग नेस्तनाबूद कर दिया है। बंगाल में उसी संस्कृति को तृणमूल कांग्रेस ने पालन किया, जहां पर राज्य, पार्टी और ब्यूरोक्रेसी ये सब आपस में एक साथ खड़े हो जाते हैं। यानी कि इसके लिए एक ढंग से एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपको सत्ता के साथ काम करना शुरू कर जाए। ऐसी स्थिति में ये कह पाना बहुत मुश्किल काम है। ये लगभग असंभव है कि इन लोगों के साथ न्याय मिल पाए। तो फिर क्या रास्ता होगा अगर नहीं मिलेगा न्याय? और आपका ये आरोप कि साथ में सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिले हुए हैं, तो फिर क्या रास्ता होगा? आप देखिए, ये मैं नहीं कह रहा है, NHRC टीम के राशिद जी ने, सदस्य ने कहा कि जब हम पर अटैक हो रहा था तो पुलिस प्रशासन वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि हमने 40 घरों को देखा है एकदम मटिया मेट हुए हैं। जब NHRC की टीम के सदस्यों के साथ ये घटना घट सकती है, जो कोर्ट के आदेश पर इस प्रकार की टीम बनाई गई है, ठीक है, उसके साथ यदि ऐसी घटना घट सकती है तो आम आदमियों की जिंदगी कितनी कठिन और मुश्किल है पश्चिम बंगाल में, वो ये समझ में आता है। लेकिन फिर अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो फिर रास्ता क्या होगा? क्या राष्ट्रपति शासन उसका एक रास्ता, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला जी भी मौजूद हैं। शंभुनाथ जी, एक तरफ हम ये हिंसा की घटनाएं देख रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये कहना कि पीलिया हो गया है उन्हें, जिनको लग रहा है कि हर तरफ हिंसा हो रही है। क्या है जमीनी हकीकत पश्चिम बंगाल में की और क्या ये तस्वीर बदलने वाली है? देखिए, ये सही है कि बंगाल में हिंसा हुई है, NHRC जबकि सदस्यों के सामने हुई है, और मैं संगीत रागी जी की इस बात से सहमत हूं कि ये परंपरा बंगाल में चली आ रही है। लेकिन उन्होंने सिर्फ CPM के समय की बात की। मैं इस पर थोड़ा सा संशोधन करूंगा, क्योंकि ये परंपरा CPM के समय नहीं, उनके पहले सिद्धार्थ शंकर राय के समय शुरू हो गई थी, जब नक्सलियों के नाम पे भयानक उत्पीड़न युवाओं का हुआ था। उसके बाद फिर CPM को पहले तो कांग्रेस को, फिर CPM को ऐसे लोग मिले जो कहना चाहिए जो हिंसा से ही, लुम्पेन तत्व से, हिंसा से ही निकल के आए थे। उन्हीं को बाद में ये कह दिया गया कि वो कहीं ना कहीं सरकारी जो तंत्र है उसके साथ मिलकर काम करें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शंभुनाथ जी, अगर हमारे दर्शकों के लिए इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति ही ऐसी है जिसके पास डंडा होगा, जो जोर दिखा सकेगा वो सत्ता में रहेगा और सत्ता में बने रहने के लिए वो इसी तरह का जोर दिखाता रहेगा? जी,
पिछले 50 साल से पश्चिम बंगाल की राजनीति यही चल रही है और ये वहां डंडा के जोर पे ही कहना चाहिए शासन होता है। खुद ममता बनर्जी भी इसी प्रक्रिया से गुजर के यहाँ तक आई हैं। उनको भी बहुत उत्पीड़न सहना पड़ा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो जो एक तत्व ऐसा बन गया है जो ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर के पूरे बंगाल को आतंकित करता है और वही पार्टी कैडर बन जाता है। कभी वो सीपीएम का हो गया, पहले कांग्रेस का, फिर सीपीएम का, आज वो ममता के साथ है। नहीं तो फिर बीजेपी अलग कैसे है? बीजेपी अलग है या वो भी उसी तरह की राजनीति कर रही है? बीजेपी में भी वही लोग तो आए हैं। कल को बीजेपी में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता जी। आज बीजेपी में तो वही लोग तो आए हैं और फिर बीजेपी से इधर उधर तो हो ही रहे हैं। इसीलिए दूसरी तरफ नेतृत्व तो जो है, आखिर ममता बनर्जी आम की डिप्लोमेसी खेल रही है, आम भी भेज रही है, कुर्ता भी भेजती हैं, आम भी भेजती हैं और उसके बाद फिर हिंसा भी होती है। लेकिन ये बड़ी बात है, देखिए जो आप कह रहे हैं शंभुनाथ जी, बड़ी बात है क्योंकि ये जो जड़ है वहां तक जाती है बात की। पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरह की रही है और कैसी है अभी भी, ये राजनीति क्या बदल सकती है और बदलने के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज खूब बवाल हुआ। हंगामे के कारण विधानसभा में इतिहास भी बन गया। पहली बार राज्यपाल अपना अभिभाषण नहीं पढ़ सके। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा पर हंगामा हुआ क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं था। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वापसी के दौरान टीएमसी ने भी हंगामा किया। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं लगातार। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, सौरभ सिकदर। सौरभ, ये जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की, जिसकी बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में इसी तरह की राजनीति चलती रही है, ममता बनर्जी भी इसी तरह की राजनीति से आगे बढ़कर आई हैं यहाँ पर, इसे बदलने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी कभी भी हिंसा के राजनीति ना कभी विश्वास करते हैं, ना कभी इसको समर्थन करते हैं। हमारे जो बीजेपी शासित राज्य है, पूरा देश में आधा से ज्यादा हमारा पार्टी का शासन चलता है ज्यादातर स्टेटों में। वहां पे आप पोस्ट पोल वायलेंस में या पॉलिटिकल वायलेंस का कोई भी उदाहरण नहीं दिखा सकते। बंगाल में ममता बनर्जी असल में क्या है कि ये भूल जाते हैं कि वो बंगाल के मुख्यमंत्री है। जो भाजपा समर्थक है, हम लोगों का भी वो मुख्यमंत्री है क्योंकि हम बंगाल के निवासी है जी। जिस दिन ममता बनर्जी, तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी छोड़ के बंगाल के मुख्यमंत्री के नाते काम करना शुरू करेगी, उस दिन से बंगाल में राजनीति हिंसा बंद होगा। क्योंकि वो टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी बन के वो मुख्यमंत्री के जैसा काम कर रही है, तो इसीलिए ना पुलिस प्रशासन में उसका कंट्रोल है, ना उसका कैडर पे उनका कंट्रोल है। तो इसीलिए ममता बनर्जी को राजधर्म निभाना चाहिए। बादल देवनाथ जी से इसी पर सवाल ले लेते हैं। बादल देवनाथ जी, राजधर्म निभाना चाहिए ममता बनर्जी को, ये तो कह रहे हैं सौरभ सिकदर जी। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ममता बनर्जी का ही बयान है। 29 मार्च 2021 को चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल फोर्स जाने दो, उसके बाद हाथ जोड़ोगे। ये उन्होंने नंदीग्राम में कहा था। खुलेआम कहा कि उन्होंने चुनाव के बाद केंद्र सरकार के भेजे गए सुरक्षाकर्मी तो वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार बनी तो हम इनको देख लेंगे और तब बीजेपी के लोग कहेंगे कि कुछ और दिन सुरक्षा बलों को, केंद्रीय फोर्सेस को यहीं पर रहने दो। जब वो चुनाव के दौरान ऐसा कहती हैं तो चुनाव के बाद ये हिंसा राजनीति से ही प्रेरित थी और उसकी वजह से ये हुई है, ये क्यों ना कहा जाए, ये आरोप क्यों ना लगे? और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी के भी ऐसे बयान हैं, तमाम बयान हैं। मैडम, मुझे टाइम दीजिए, 1 मिनट टाइम दीजिए, बीच में मत बोलिए। एक दादा चला गया, एक छोटा भाई, एक दादा झूठ बोल के चला गया और एक छोटा भाई झूठ बोल रहा है। बादल देवनाथ जी, अगर आप मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब देंगे, उसके बाद आपको जो कहना है कहिएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सवाल कीजिएगा तो मैं तो उस सवाल का जवाब के पीछे तो और दूसरा बात तो आएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो नहीं होता है। मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, कोविड में चलते पूरा देश में 4 लाख के ऊपर जो लोग मर गए, इसका जो हत्या हुआ, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? ना देश के लोगों को वैक्सीन दिया, ना देश के लोगों को ऑक्सीजन दिया, अभी फ्री वैक्सीन दे रहा है। बादल देवनाथ जी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बादल देवनाथ जी, माफ कीजिएगा, मुझे फिर आपको टोकना पड़ रहा है। अभी हम वैक्सीन और कोरोना की बात नहीं कर रहे सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। ममता बनर्जी का एक बयान था चुनाव प्रचार के दौरान, ममता बनर्जी ने बयान दिया, कहा सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी तो बीजेपी वाले हाथ जोड़ेंगे, सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, चुनाव के बाद हम देख लेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा इंच इंच का हिसाब होगा, बीजेपी वाले हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे केंद्रीय फोर्सेस को यहाँ कुछ और दिन रहने दो। इसका क्या मतलब था और क्या ये हिंसा इसी वजह से हुई? आपको दोबारा बोलने का कोई जरूरत है?
मैंने तो सुना आपका बात, फिर आप क्यों कह रहे हैं? आप क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे उसका। आपके पक्ष में जो सहानुभूति दिखा रहे हैं, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले 2 MP भाजपा के पक्ष से बंगाल को 4 हिस्सों में बांटने के लिए दोनों ने, जन भाला ने बोला उत्तराखंड, एक बोल रहा दार्जिलिंग, एक बोल रहा जंगल मंगल, एक बोल रहा साउथ बंगाल, 2 भाजपा चाह रहा बंगाल को 4 हिस्सों में बांटो। आपने तो ये नहीं कहा रहे। कोविड के ऊपर कितना लोग पूरे बंगाल में मर गए, ये तो नहीं कह रहे। ममता बनर्जी कब कहा इलेक्शन के समय में उसको? बादल देवनाथ जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद आपके लिए मुश्किल भी है। आप सुनना नहीं चाहते आंसर, आप सुनना नहीं चाहते मैडम। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, बताइए। वो लोग इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? आप 15,000 का हिंसा का बात कर रहे हैं, दिलीप घोष बोल के गया 11,000। आप 25 मौत बोल रहे हैं, 25 के मैं बोल रहा हूँ, उसमें टीएमसी कितना मौत हुआ, लेकिन उसका जवाब, उसका सवाल आपने नहीं कर रहा है। लेकिन जो सवाल जो NHRC का बात, बादल देवनाथ जी, ये सब कुछ तो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो हाईकोर्ट बोल रहा है बादल देवनाथ जी। और मैं आपसे एक सीधा सा बयान है उसे समझना चाहती हूँ कि इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। मैं वापस आपके पास आऊंगी, तब तक सोचिए कि इस पर क्या जवाब आपको देना है। कोविड की बात नहीं अभी करिए, अभी पश्चिम बंगाल की हिंसा की बात करनी चाहिए हमें। लेकिन सिकदर जी, बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि अलग अलग बयान आते हैं, अलग अलग आंकड़े आते हैं, अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। ऐसा क्यों है? ये विरोधाभास क्यों है? ये बार बार जो आरोप लगता है। मुश्किल है कि बादल ने यहाँ सच बोल नहीं सकते, सच बोलने से उनका नौकरी चला जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए आज जो ये हिंसा हो रहा है, आंकड़ा कुछ भी आए, हिंसा तो हुआ है ना, लोगों का जान तो गए है ना। जो जान गया है, अगर एक भी जान जाएगा तो उसका कोई कीमत नहीं है क्या? 60 साल के माँ जिसका अपना बेटे के सामने रेप हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपना याचिका दायर किया है क्योंकि यहाँ का पुलिस उसका कंप्लेन नहीं लिया। पूरा देश का नेशनल मीडिया ये खबर दिखाए है। और जब हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास न जाने कितने माए, कितना बहने ऐसे रोके बोला कि हम अगर सामने आएगा मेरा इज्जत तो गया, अब जान भी चला जाएगा। और वहाँ पे टीएमसी आंकड़ों, जाहिर सी बात है, एक भी मौत, एक भी हिंसा की घटना, एक भी यौन शोषण की घटना अहमियत रखती है और एक भी घटना के बारे में ऐसे बात नहीं की जा सकती। लेकिन क्या है उसकी संख्या, क्या है आंकड़ा? अगर ये कहा जाता है कि 15,000 घटनाएं हुई हैं और अगर 15,000 नहीं है तो उसका फर्क भी पड़ता है, उस संख्या का फर्क भी पड़ता है। कहा यह जा रहा है कि 7,000 यौन शोषण की घटनाएं कितनी हुई है, चेंज हो रहा है क्योंकि रोज नया हिंसा, ये रोज आंकड़े क्यों बदल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ठीक है शारदा जी, हिंसा को लेकर बीजेपी का दावा यह है कि अभी भी हिंसा लगातार जारी है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। कैसे, और NHRC की टीम जब जाती है तो उस पर भी हमला हो जाता है, तो फिर कैसे लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कराया जा सकता है? दिलीप घोष जी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ही एकमात्र रास्ता है, उसी के जरिए होगा। क्या पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट के जरिए ही सुरक्षा लोगों की और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जा सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सद्बुद्धि तो आना होगा और राज्य सरकार को सद्बुद्धि आना होगा, क्योंकि अगर राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सद्बुद्धि नहीं आती है तो केंद्र सरकार के पास में बहुत ही सशक्त उनके पास पावर्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके राज्य सरकार को ये कह सकते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन करिए, और अगर आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो उसका खमियाजा राज्य सरकार को भुगतना होगा। मेरा एक सलाह है वो ये कि जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र हैं इनमें एक स्पेशल पुलिस स्टेशन, उन एरियाज में एक स्पेशल पुलिस स्टेशन और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दें, तो जिससे कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि जब हम थाने जाते हैं मेरी कंप्लेंट ली नहीं जाती है या हमको दिक्कत करते हैं या भगा देते हैं, तो इन स्पेशल पुलिस स्टेशंस में विशेष निगरानी में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बैठ सकते हैं और केसेस ले करके स्पेशल टीम को दे करके इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, जिससे इस विषय में जो शंका है या इसमें जो दोनों पार्टीज की या लोगों के बीच SIT बनाने की मांग की भी जा रही है लगातार, कम से कम एक बार के लिए समाधान है। जी, SIT बनाने की मांग की भी जा रही है लगातार। तो इस प्रकार की कई SIT बनानी होंगी। शंभुनाथ जी, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या तस्वीर बदल सकती है जो हिंसा हो रही है? क्योंकि अभी लग ये रहा है कि जो बीजेपी को जिन्होंने समर्थन किया, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है। तो ये जो आरोप है उनकी सुनवाई कैसे हो पाएगी और कानून व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? क्या ये एक तरीका हो सकता है कि SIT बनाई जाए, वहां पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे और राज्य सरकार चेते
काम करे? निश्चित तौर पे एसआईटी एक उसका हल है कि एसआईटी बनाई जाए, क्योंकि तभी जो हिंसा हो रही है 2 मई के बाद, खासतौर पे जिस तरह से बड़ी हिंसा और एनएचआरसी की जो टीम गई उसके सामने हिंसा हुई, तो जाहिर है कि बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ऐसी स्थिति में एसआईटी की टीम का गठन होना बहुत जरूरी है और उससे कम से कम सही बात तो निकल के आए और जो बंगाल के लोग हैं वो उनका जीवन तो स्मूथ हो, वो तो जी तो सके। डर के कारण खासतौर रिमोट एरियाज में, कलकत्ता में जैसे शहर छोड़ दी जाए, रिमोट एरिया में जिस तरह लोग भय के साथ जी रहे हैं वो तरह निश्चित हो कि जी सके। तो इसलिए एसआईटी तो बहुत जरूरी है और तभी कहना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी होगा, वरना लीपापोती होती रही। और उसके अलावा और क्या विकल्प है एसआईटी के अलावा? एसआईटी के अलावा क्या संक्षेप में सर? या तो कोई संसदीय समिति ऐसी बनाई जाए, कोई संसदीय समिति बनाई जो जाके जांच करे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं बन पा रहा है। जी हाँ, संगीत रागी जी, अगर क्योंकि अभी शारदा प्रसाद जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार के पास बहुत सख्त कानून भी है, बहुत सख्त प्रावधान भी है जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या वो नौबत भी आएगी कि सरकार उस प्रावधान का इस्तेमाल करे, राष्ट्रपति शासन जैसे प्रावधान का इस्तेमाल करे? देखिए, मेरी राय में, मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस जानता हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी है, मेरी राय में 356 से भी पहले भारत की सरकार को उनको एक वार्निंग देने का अधिकार है। दूसरी बात, एसआईटी के साथ साथ मुझे लगता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और वो जुडिशियल कमीशन इस पूरे एसआईटी की गतिविधियों को भी मॉनिटर करे। उन्हीं के मॉनिटरिंग के अंदर ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में इस प्रकार की राजनीतिक हिंसा कहीं नहीं देखी गई है। छिटपुट घटनाएं तो हर राज्यों में होती है, लेकिन मैं शंभू जी पहले कह रहे थे, सिद्धार्थ शंकर राय के समय जो घटना थी वो अलग थी। वहां पर पार्टी को दूसरी पार्टियों को उस समय नक्सल मूवमेंट। बादल देवनाथ जी जवाब देना चाहते हैं। संगीत रागी जी जो आप कह रहे हैं उस पर बादल देवनाथ जी जवाब देना चाहते हैं शायद। बादल देवनाथ जी। मैं को और मैडम आपको कहना कह रहा हूँ, बोलिए। जो रिपोर्ट आप दिखा रहा है 15,000 वो तो 11,000 मान के चला गया, 7,000 महिला के ऊपर छेड़छाड़ हुआ। 7,000 महिला को छेड़छाड़ मतलब जानते? 23 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7,000 महिला का मतलब मैंने हर गांव में महिला के ऊपर छेड़छाड़ हुआ। ऐसे रिपोर्ट आपने कोई टीवी मीडिया में रिपोर्टर में कोई देखा? ये कैसे आप लोग 7,000 महिला के ऊपर रिपोर्ट देखा? बादल देवनाथ जी, आपके मुताबिक जितनी रिपोर्ट है उस पर सरकार ने काम किया। आप मुझे तो इसका जवाब दे दीजिए कि हाईकोर्ट जब ये कह रहा है कि आप केस दर्ज करिए, इसका मतलब आप केस दर्ज नहीं कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है? बंगाल का छवि खराब करो। 7,000 महिला का मतलब क्या होता है? गाँव में शहर में छेड़छाड़ हुआ बंगाल में, ये कैसे होता है? क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं आप? नेशनल पूरे देश में बंगाल के बारे में बंगाली पूरे, अरे ये सोना को बंगाली नहीं है, उसका बदनाम नहीं हो रहा है। बादल देवनाथ जी, ये तमाम जानकारियां अलग अलग कमीशन को दी गई हैं। ये तमाम जानकारियां हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी रखी गई हैं। अब तो सरकार को सुनिश्चित करना है ना, आपको जांच करनी पड़ेगी बताने के लिए कि कितने मामले हैं। बादल देवनाथ जी, अच्छा मेरी बात सुनिए। बादल देवनाथ जी, आपको पहले तो जांच करनी पड़ेगी, पहले केस दर्ज करना पड़ेगा, फिर जांच करनी पड़ेगी सरकार को, प्रशासन को ये काम करना पड़ेगा, पुलिस को, तब हमें पता लगेगा कि दरअसल कितने मामले हैं जो सही मामले हैं। लेकिन अगर आप मामला ही दर्ज नहीं कर रहे हैं, अगर एफआईआर के लिए लोगों को भागना पड़ रहा है, तो किसी को क्या पता लगेगा कि कितने मामले हुए हैं हिंसा के? उसके लिए तो आपको हाईकोर्ट कह रहा है ना कि मामले दर्ज करिए। स्टैंड है, मैं दिल से कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। ठीक है, सौरभ सिकदर, इसका जवाब दीजिए, ये पॉलिटिकल स्टैंड है क्या? आप लगातार मामले बढ़ाते जा रहे हैं, जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतने मामले नहीं है जितने मामले आप बता रहे हैं। जवाब सुन लेते हैं सौरभ सिकदर का जवाब। सौरभ, कूच बिहार से काकद्वीप तक ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे ये लोग हिंसा करने छोड़ा है, और इस बार हिंसा में जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है इसका नतीजा पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरी बात है कि क्यों हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा? ये तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। क्यों मुख्यमंत्री खुद कानून को अपने हाथ से दमन नहीं किया? ये सारे इसके जितने कैडर है जो ये लोग ये सब करते हैं। आज अगर कानून अपना काम करता, राज्य सरकार अपना काम करता, मुख्यमंत्री खुद इस राज्य होम मिनिस्टर भी है, क्यों हाई कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है? इसी में तो साफ है
बादल देवनाथ जी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं वापस बादल देवनाथ जी आपके पास आऊंगी और उसका जवाब भी लेंगे। एक बड़ी खबर बता देते हैं, फिर संगीत रागी जी का इस पर प्रतिक्रिया भी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है। याचिका में क्या कहा गया है? दरअसल 2 याचिकाएं थी। एक याचिका में कहा गया था कि हिंदुओं पर अत्याचार करा जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये इस वजह से ताकि एक ही तरह की सरकार बने, एक ही समुदाय की पसंद की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सके। इसके अलावा एक और याचिका भी दायर की गई थी। दोनों ही याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल की सरकार को और चुनाव आयोग को। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि बंगाल में दरअसल क्या हो रहा है। जो जिस संख्या की लगातार बात हो रही है कि राजनीतिक हिंसा कितनी हुई है और ये किस तरह से पहले की तुलना में अभी बहुत ज्यादा है और क्यों इस पर सवाल उठ रहे हैं, वो आपको इन आंकड़ों के जरिए समझ में आएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2 से 5 मई यानी 2 मई को चुनाव के नतीजे आए थे। 2 से 5 मई के बीच 2 से 5 मई 2021 में राजनीतिक हिंसा की 15,000 घटनाएं हुई हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन इसकी आप तुलना कीजिए और क्यों ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो 2 से 5 तारीख के बीच यानी 3 दिन के भीतर ही इतनी घटनाएं हुई हैं। 2020 में यानी एक पूरे साल के दौरान कितनी घटनाएं हुई हैं? राजनीतिक हिंसा की 663 घटनाएं हुई हैं, मौत 57 हुई हैं। लेकिन 2 से 5 मई के बीच में ही 15,000 घटनाएं हो गई हैं। वो तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल कितना बड़ा इलाका पश्चिम बंगाल का प्रभावित था राजनीतिक हिंसा से। 1 जून से 31 दिसंबर 2019 यानी जून से दिसंबर तक 2019 में राजनीतिक हिंसाएं हुई हैं 852, मौत हुई है 61 लोगों की। राजनीतिक हिंसा होती रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन 2 से 5 मई के बीच जिस तरह की हिंसा हुई है वो अभूतपूर्व है। इस तरह की हिंसा पहले नहीं हुई है। 2018 में राजनीतिक हिंसा की 600+ घटनाएं थी और 23 लोगों की मौत हुई थी। रक्त रंजित राजनीति रही है पश्चिम बंगाल की, लेकिन 2 से 5 मई के बीच जो राजनीतिक हिंसाएं हुई हैं उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसी वजह से उनकी अलग तरह से खास तौर पर बात की जा रही है। लेकिन आइए ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि बार बार कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से राजनीति में हिंसा बार बार होती है और क्यों ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे तब किस तरह का बवाल हुआ और किस तरह का तनाव वहां देखने को मिला था। मैं खुद वहां ग्राउंड में मौजूद थी और मैंने भी बहुत बार इस तरह की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट्स देखी और उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी आप बीती सुनी। 10 दिसंबर 2020 को कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला हुआ था। अलग अलग घटनाएं हैं जिसमें बीजेपी नेताओं पर हमले हुए। 12 नवंबर 2020 को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। इसके अलावा 19 सितंबर 2019 को बाबुल सुप्रियो को वामपंथी छात्रों ने बंधक बना लिया था और उनको छुड़ाने के लिए राज्यपाल को जाना पड़ा था। राज्यपाल जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। 7 मई 2019 में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर फिर हमला किया गया। यानी बार बार दिलीप घोष के काफिले पर हमला होता रहा है। इसके अलावा जेपी नड्डा जब वहां गए थे उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया था। तमाम और इस तरह की घटनाएं होती रही हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी नेताओं पर हमला भी किया गया और उनके साथ हिंसा की घटनाएं भी हुई। हमारे साथ यहाँ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर बात करते हैं। बादल देवनाथ जी के पास में जाऊं उससे पहले संगीत रागी जी, ये जो घटनाएं हुई हैं चुनाव के दौरान भी हो रही थी, लेकिन चुनाव के बाद इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी और इतनी बड़ी संख्या में हुई कि 15,000 घटना 2 से 5 मई के बीच ही हो गई हिंसा की घटना, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है। ये क्यों इस तरह की हिंसा देखने को मिली पश्चिम बंगाल में? देखिए ये जो भी घटनाएं घटी हैं इनको कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं रखा जा सकता। जो बंगाल में हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की का एक बहुत बड़ा जीता जागता क्लासिकल शास्त्रीय उदाहरण है और मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बेहतर फिट केस हो सकता है जो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। आप गवर्नर को मुख्यमंत्री गाली गलौज की भाषा में प्रयोग करें, गवर्नर को चीफ सेक्रेटरी से यदि बात करने की नौबत आए तो चीफ सेक्रेटरी उनसे गवर्नर का फोन तक नहीं उठाए, गवर्नर से बात चीफ सेक्रेटरी नहीं करे। गवर्नर आखिर वह कॉन्स्टिट्यूशनल मुखिया प्रमुख है। सवाल ये नहीं है। का तो ये आरोप है कि गवर्नर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं सरकार के खिलाफ। देखिए वो क्या गवर्नर ने गाली गलौज की भाषा की बात की है? क्या गवर्नर ने मुख्यमंत्री को गुंडी बोला? क्या गवर्नर ने मुख्यमंत्री के बारे में कोई बदतमीजी से भाषा बात की?
लेकिन कौन सी ऐसी भाषा है अनर्गल हमारे पास रहता है इस चर्चा के लिए, अशोभनीय भाषा है जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बादल देवनाथ जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संगीत रागी जी, समय खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा। बादल देवनाथ जी की एक आखिरी प्रतिक्रिया। बादल देवनाथ जी, जिस तरह के बयान टीएमसी के नेताओं द्वारा दिए गए हैं, जिस तरह के बयान खुद ममता बनर्जी द्वारा दिए गए हैं, जिसके बाद अब हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है, तो क्या सरकार अब जागेगी और कार्रवाई करेगी और राजधर्म का पालन करना चाहिए जो बीजेपी बार बार कह रही है ममता बनर्जी को, क्या वो करेंगी ऐसा? ममता बनर्जी के बारे में ऐसा मत बोलिए। बंगाल में ममता बनर्जी पूरा कामरा 2011 से 2021 तक इतना काम किया, बंगाल के लोग खुश हुआ, इसलिए 213 सीट बंगाल के लोग ममता बनर्जी को दिया। और जो गवर्नर का बात जो है, आप बताइए तो दुनिया बादल देवनाथ जी, हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए जी जल्दी। दुनिया में पूरा देश में जितना गवर्नर है, कोई गवर्नर अपने परिवार के 6 लोगों को नौकरी देता है राजभवन में? कोई गवर्नर खुद का गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीट करता है? ठीक है बादल देवनाथ जी, हमारे पास इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जो मैंने सीधे सवाल पूछे उसके आपने सीधे जवाब कम ही दिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से काफी सख्त टिप्पणी की गई है तो केस भी दर्ज होंगे और जो लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं उनके साथ भी न्याय होगा। फिलहाल हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।